हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अचानक से गुस्से भरी आवाज़ रेशमा के कानों में पड़ी। दरवाजे की आड़ में छुपा कोई था जो इससे किसी चीज़ का मुतालबा कर रहा था। उसकी आवाज़ में बेइंतहा गुस्सा और रौब भरा पड़ा था। रेशमा बुरी तरह से डर चुकी थी। वो खौफजदा होते हुए खुद पर गौर करने लगी। उसने महसूस किया कि वो एक तय खाने में कैद थी। वो घबराई हुई परेशान हाल जैसे ही अपने आप पर गौर करने लगी तो वो बेहद खौफजदा हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि इस तय खाने में कैद होने की वजह क्या थी। वो अपने वजूद को सख्तियों में महसूस कर रही थी। अभी वो इस बात को ठीक से समझ नहीं पाई थी कि वो यहाँ पर क्यों और किस वजह से कैद है कि तभी अचानक से एक ज़ोरदार झटके से तय खाने का दरवाज़ा खुला। रेशमा ने जैसे ही पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो उसके पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि आर्यान खड़ा था। आर्यान की सनसनीखेज मुस्कुराहट ने रेशमा को हिलाकर रख दिया था। आर्यान घूरती हुई नज़रों के साथ कमरे में दाखिल होने लगा। इससे पहले कि रेशमा उससे किसी भी किस्म का कोई सवाल करती, आर्यान ने एक फाइल रेशमा की तरफ फेंकते हुए गुस्से भरी आवाज़ में कहा, इन पेपर्स पर साइन करो। रेशमा आर्यान के गुस्से को देखते बेहद घबरा गई थी। वो लरसती हुई आवाज़ में कहने लगी, ये किस चीज़ के पेपर्स हैं? घबराहट की वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। रेशमा का ये सवाल पूछना था कि आर्यान के गुस्से में मज़ीद इजाफा होने लगा। वो गुस्से से पांव पटकता हुआ रेशमा को धमकाने की नीयत से आगे होने लगा और कहने लगा, जितना कहा है उतना कहा मानो और इन पेपर्स पर साइन करो। आर्यान बहुत गुस्से से रेशमा से कहने लगा, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं हूँ। रेशमा ने हैरत भरी नज़रों से आर्यान की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे बताएंगे कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? रेशमा की आवाज़ में साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। चीखते हुए रेशमा ने एक बार फिर से आर्यान से यही सवाल किया कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो और मुझे क्यों कैद कर रखा है? आर्यान गुस्से से घूरता हुआ रेशमा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। आर्यान रेशमा के करीब जा खड़ा हुआ और कहने लगा, ये तुम्हारी जायदाद के पेपर्स हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा लालचपन साफ दिखाई दे रहा था। रेशमा आर्यान को हैरत की निगाहों से देख रही थी। तभी आर्यान रेशमा को धमकी लगाते हुए कहने लगा, इन पेपर्स पर शराफत से साइन कर दो वरना। अभी आर्यान की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि रेशमा ने गुस्से से आर्यान को पीछे धकेलते हुए कहा, किस खुशी में साइन कर दूं? रेशमा बेहद गुस्से में थी। गुस्से से आर्यान को घूरते हुए कहने लगी, मैं इन पेपर्स पर बिल्कुल साइन नहीं करूंगी। तुम क्या कर लोगे? रेशमा गुस्से से आर्यान को कहने लगी, तुमसे जो बन पड़ता है तुम कर लो, लेकिन मैं इन पेपर्स पर बिल्कुल साइन नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे अंदर बढ़ती हुई इस लालच को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आर्यान कहकहा लगाते हुए उसकी तरफ देख रहा था और इसकी हिम्मत और हौसले की दाद देते हुए कहने लगा कि ठीक है, तुम अगर साइन नहीं करना चाहती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, तुम साइन मत करो। लेकिन मेरी भी एक बात याद रखना, जब तक तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं कर दोगी तब तक तुम अकेली ही मेरे साथ इसी तहखाने में कैद रहोगी। आर्यान की बात सुनते हुए रेशमा खौफजदा होने लगी थी। रेशमा के चेहरे से खौफ साफ दिखाई दे रहा था। आर्यान इस बात को बखूबी जानता था कि रेशमा उसकी बातों और उसकी धमकी से डर गई है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आर्यान रेशमा के करीब गया और उससे कहने लगा कि परसों तुमने ही तो सबके सामने कहा था कि मैं तुम पर गलत नज़र रखता हूँ। आर्यान के चेहरे पर खौफनाक सी मुस्कुराहट थी जो किसी खतरे की तरफ साफ इशारा कर रही थी। आर्यान जितना रेशमा के करीब होता जा रहा था, रेशमा उतना ही डर और खौफ के साथ सहमी हुई अपने कदम पीछे हटाती जा रही थी। आर्यान कदम आगे बढ़ाता हुआ रेशमा से कहने लगा कि तुमने खुद ही मेरा भांडा सबके सामने फोड़ दिया।
अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर लूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्यन की बातों में नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। इससे पहले कि रेशमा उसे कोई जवाब दे पाती, आर्यन अचानक से रेशमा के बहुत ज्यादा करीब होता चला गया। वो अपनी गंदी मुस्कुराहट के साथ रेशमा के पास जाकर बैठ गया और रेशमा से कहने लगा, तुम क्या समझती हो कि ये सब मजाक है? अगर तुम मेरा कहा नहीं मानोगी तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। रेशमा इस वक्त को याद करके रोने लगी थी जब उसने सबके सामने आर्यन के बारे में ये सब बोला था। वो घबराती हुई आर्यन से कहने लगी कि मुझे परसों की सारी बात के लिए माफ़ कर दो, लेकिन खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। रेशमा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो जिस कदर खुद को आर्यन के सामने मजबूत साबित कर रही थी, उतना ही आर्यन के अंदाजे गुफ्तगू से वो खौफजदा हो चुकी थी। आर्यन ने उसका हाथ जोर से अपने हाथों में थामते हुए उसे अपने करीब किया और उसे धमकाते हुए कहने लगा, आज मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगा कि तुम सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ये कहानी गुजरात के एक नवाही गांव से ताल्लुक़ रखते एक बहुत ही अमीर घराने की है। चौधरी इम्तियाज़ गांव का एक नामवर और माना जाना अमीरज़ादा था। अमीरी के लिहाज से चौधरी इम्तियाज़ अपने तमाम रिश्तेदारों, अजीज़ों अकारिब से कहीं ज़्यादा जायदाद का इकलौता वारिस था। चौधरी ख़ानदान में इम्तियाज़ के अलावा और कोई भी लड़का पैदा नहीं हुआ था। पूरे ख़ानदान में चौधरी इम्तियाज़ वाहिद एक लड़का था जो बेइंतहा जायदाद का इकलौता वारिस था। ख़ानदान की सब लड़कियां चौधरी इम्तियाज़ पर मरती थीं। चौधरी इम्तियाज़ की शादी अपनी कज़न से हुई थी। जब चौधरी इम्तियाज़ की शादी हुई तो अल्लाह ताला ने शादी के 1 साल बाद ही उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत गुड़िया से नवाजा था। चौधरी इम्तियाज़ के घर बेटी पैदा हुई तो उसने बहुत खुशी मनाई थी। चौधरी इम्तियाज़ ने अपनी इकलौती बेटी का नाम रेशमा रखा। रेशमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक थी। रेशमा के माँ बाप रेशमा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो बहुत लाडों और चाहतों में पली थी। रेशमा बचपन से ही खुद को बहुत अहमियत देती थी। चौधरी इम्तियाज़ के यहाँ रेशमा के बाद कोई औलाद ना हुई थी, इसीलिए चौधरी इम्तियाज़ अपनी बेटी पर अपनी सारी मोहब्बत लुटाता दिखाई देता। उसने बहुत ही मोहब्बत से अपनी बेटी को पाला पोसा था। वो अपनी इकलौती बेटी की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करता था। रेशमा अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। रेशमा के लिए उसके माँ बाप की मोहब्बत बहुत मायने रखती थी। रेशमा को बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था। चौधरी इम्तियाज़ ने पास ही के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में रेशमा का दाखिला करवा दिया। रेशमा अपने ख़ानदान की पहली और आखिरी लड़की थी जिसने स्कूल की शक्ल देखी थी। रेशमा के ख़ानदान में बेटियों को पढ़ाने का रिवाज बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्योंकि रेशमा को बचपन से पढ़ाई करना पसंद था, इसलिए चौधरी इम्तियाज़ ने अपने ख़ानदान के रस्म और रिवाज की परवाह ना करते हुए रेशमा को एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। ऐसा करने से चौधरी इम्तियाज़ के बारे में ख़ानदान में बहुत सारे लोग बातें भी करते थे और बहुत सारे लोगों ने अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए चौधरी इम्तियाज़ से मिलना जुलना तर्क कर दिया था। चौधरी इम्तियाज़ के लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उसके ख़ानदान के रस्म और रिवाज भी रेशमा के आगे कोई अहमियत नहीं रखते थे। ख़ानदान की हर लड़की रेशमा से जेलस होने लगी। ख़ानदान की सब लड़कियों ने अपने घरों में भी ये आवाज़ उठाई थी कि अगर रेशमा तालीम हासिल कर सकती है तो हम क्यों नहीं। ख़ानदान के बड़े बुज़ुर्गों ने चौधरी इम्तियाज़ को बहुत समझाया और कहा कि ऐसे नस्ल दर नस्ल लड़कियां बगावत पर उतर आएंगी, इसलिए बेहतर है कि तुम रेशमा को स्कूल मत भेजा करो। लेकिन चौधरी इम्तियाज़ किसी की परवाह नहीं करता था और ना ही किसी की बात सुनता था। वो अपनी मर्जी का मालिक था। यही वजह थी कि ख़ानदान में बहुत से लोग रेशमा और उसके घर वालों को सख्त नापसंद करते थे। किसी की भी परवाह किए बगैर रेशमा
अपने माँ बाप की मोहब्बत के साथ परवान चढ़ने लगी। माँ बाप की शफकत और उनका साथ रेशमा को मजबूती का एहसास दिलाता था। रेशमा अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मैट्रिक का इम्तहान पास करने के बाद रेशमा ने अपने अब्बा से कॉलेज में दाखिला लेने की बात की। रेशमा के अब्बा ने पहली ही दफ़ा में रेशमा की बात सुनते हुए उसे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया था। रेशमा बेहद खुश थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहा की ज़हीन भी थी। बाप की तवज्जो और बेजा मोहब्बत ने रेशमा को बहुत घमंडी बना दिया था। वो जल्द किसी के साथ घुलती मिलती नहीं थी। रेशमा का एक कज़न रेशमा के ही कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा था। रेशमा इस बात से अनजान थी, मगर आर्यान इस बात से बखूबी वाकिफ था कि उसके चचा की बेटी इसी कॉलेज में पढ़ती है। आर्यान रेशमा के ताया का बेटा था। आर्यान रेशमा को कॉलेज में छुप छुप कर देखा करता। बचपन से ही आर्यान और रेशमा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। फिर ख़ानदानी झगड़ों की वजह से आर्यान और रेशमा एक दूसरे से जुदा हो गए थे। कॉलेज में आर्यान अक्सर रेशमा को छुप छुप कर देखा करता और दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा था। वो रोज़ाना रेशमा के साथ बात करने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करता, मगर जैसे ही रेशमा के चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती वो सब कुछ भूल जाता था। उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी, क्योंकि रेशमा की खूबसूरती के आगे उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। वो किसी भी बात को अपने जहन में नहीं रख पाता था। अब आर्यान कोई ऐसी तरकीब सोचने पर मजबूर हो गया था कि उसका किसी तरह अपने चचा के घर आना जाना शुरू हो जाए। वो रोज़ाना अपने अब्बा से रेशमा की बेहद तारीफ़ करता। उसके अब्बा जब भी आर्यान के मुंह से रेशमा की तारीफ़ सुनते तो आर्यान को बुरी तरह से डांट देते। आर्यान अपने अब्बा का माइंड बदलने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ था। वो उठते बैठते अपने बाप को औरत के तालीम याफ्ता होने पर लेक्चर देता नजर आता था। आर्यान औरत की तालीम के बारे में अपने घर वालों से भिड़ पड़ता। आर्यान की अपनी तो कोई बहन नहीं थी, इसलिए शायद आर्यान के लिए रेशमा की फेवर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कोई भी रेशमा के अब्बा से मिलना नहीं चाहता था। सब लोगों ने रेशमा के घर आना जाना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। एक सुबह रेशमा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी कि घर में अचानक से शोर शराबा होता महसूस हुआ। रेशमा दौड़ती हुई जब टीवी लाउंज की तरफ आई तो सामने अपने अब्बा के रूम का दरवाज़ा खुला देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो दौड़ती हुई अपने अब्बा के कमरे में जाने लगी, क्योंकि शोर शराबा उसके अब्बा के कमरे से आता सुनाई दे रहा था। रेशमा ने जैसे ही अपने अब्बा के कमरे में कदम रखा तो कमरे के अंदर का मंजर देखते हुए वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई। उसके अब्बा को फालिज का अटैक हुआ था। उसकी अम्मा चीखो पुकार करती हुई दिखाई दे रही थी और वो ड्राइवर से कह रही थी कि जल्दी से गाड़ी निकालो और चौधरी साहब को हॉस्पिटल ले जाओ। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि चौधरी इम्तियाज़ को फालिज का अटैक हुआ है। रेशमा कॉलेज जाने की बजाय अपने अब्बा के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। आर्यान आज सबसे कॉलेज में रेशमा के बारे में पूछ रहा था। वो जानना चाहता था कि आज रेशमा उसे दिखाई क्यों नहीं दे रही। तभी रेशमा की एक करीबी दोस्त ने उसे बताया कि आज रेशमा के अब्बा को फालिज का अटैक हुआ है और डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया है। अभी वो अपने अब्बा को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल गई है। आर्यान ने जैसे ही अपने चचा के बारे में यह खबर सुनी तो एक दफ़ा उसका दिल भर आया। आर्यान की आंखों में आंसू थे। उसे रहा नहीं गया। आर्यान ने फ़ौरन से पहले कॉलेज से छुट्टी लेते हुए घर जाने का इरादा किया। जैसे ही आर्यान घर पहुंचा तो आर्यान ने अपने अब्बा और अम्मा को बताया कि आज चचा को बहुत बुरा फालिज का अटैक हुआ है और रेशमा और चच्ची चचा को हॉस्पिटल लेकर गई हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। इससे पहले कि कोई बुरी खबर सुनने को मिले, हम लोगों को चचा की खैरियत मालूम करने के लिए जाना चाहिए। आर्यान के अब्बा अपने भाई के बारे में ये सब सुनकर परेशान होने लगे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ऐसा मालूम होता था कि जुदाई के छाले जो उनके दिल पर बने हुए थे आज वो बुरी तरह से फटकर आंखों के रास्ते बहने लगे थे। आर्यान के अब्बा ने वक्त ज़ाया किए बगैर आर्यान से गाड़ी निकालने का कहा।
और सब मिलकर हॉस्पिटल जाने लगे। मुश्किल वक्त में सफ़र हमेशा लंबा ही महसूस होने लगता है। ये भी सफ़र कटने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल किसी दूसरी दुनिया में है। आखिरकार आर्यन तेज तेज गाड़ी चलाता हुआ हॉस्पिटल तक पहुंच ही गया। हॉस्पिटल। आर्यन ने अपने अम्मा अब्बा को उतारा और गाड़ी पार करने के लिए चला गया। आर्यन की अम्मा अब्बा हॉस्पिटल के अंदर जाने लगे। रिसेप्शन पर मालूम करने से पता चला कि रेशमा के अब्बा सीसीयू में दाखिल हैं। आर्यन के अब्बा सीसीयू की तरफ जाने लगे और कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गए थे। रेशमा और उसकी अम्मा बुरी तरह से रो रही थी। जैसे ही रेशमा की अम्मा की नज़र अपने जेठ पर पड़ी तो वो और ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। रेशमा ने अपने ताया को देखा तो ताया को सलाम करते हुए अपनी ताई से मिलने लगी। ताई और ताया ने रेशमा के सर पर प्यार देते हुए हौसला दिया और कहने लगे कि बेफिक्र रहो, इम्तियाज़ को कुछ नहीं होगा। रेशमा की अम्मा और रेशमा बहुत रो रही थी कि तभी कुछ ही देर बाद डॉक्टर सीसीयू से बाहर निकला तो आर्यन के अब्बा डॉक्टर को रोकते हुए चौधरी इम्तियाज़ की खैरियत मालूम करने लगे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बहुत ही सख्त किस्म का फालिज का अटैक होने की वजह से उनकी दोनों टांगें बेकार हो गई हैं। अब वो कभी चल फिर नहीं सकते। ये बात सुनते रेशमा फूट फूट कर रोने लगी थी। रेशमा की अम्मा भी संभाले नहीं संभलती थी। तभी आर्यन के अब्बा ने रेशमा और उसकी अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसकी जान बच गई। अगर इम्तियाज़ को कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। अभी ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि डॉक्टर ने किसी 2 लोगों को इम्तियाज़ से मिलने की इजाज़त दे दी। रेशमा ने कहा कि ताया अब्बा, अगर आप अब्बा से मिलेंगे तो आपको देखकर उनका हौसला बुलंद होगा। मैं चाहती हूँ कि आप और ताई अम्मा सबसे पहले अब्बा को मिलें और उन्हें हौसला दें। रेशमा का ताया उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे रेशमा से इस कदर अक्लमंदी की बात करने की उम्मीद नहीं थी। रेशमा का ताया अपने भाई को देखने के लिए सीसीयू के कमरे में जाने लगा। कुछ ही देर बाद आर्यन भी पहुंच चुका था। आर्यन को देखते रेशमा एक दफ़ा तो चौंक गई थी क्योंकि रेशमा नहीं जानती थी कि आर्यन उसका कज़न है। रेशमा आर्यन को हैरत भरी निगाहों से देख रही थी। तभी आर्यन हिम्मत करते हुए रेशमा और अपनी चच्ची को सलाम करते हुए अपने चच्चा की तबीयत के बारे में पूछने लगा। रेशमा अभी भी आर्यन को हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। तभी आर्यन ने रेशमा की तरफ देखते हुए उसको बताया कि वो इसके ताया का बेटा है। इससे पहले कि वो रेशमा के साथ किसी किस्म की कोई और बात करता, उसके अब्बा और अम्मा सीसीयू से बाहर आते दिखाई दिए। वो खामोश होकर एक तरफ खड़ा हो गया था। रेशमा ने भागते हुए अपने ताया से अपने अब्बा की हालत के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि उसकी हालत अब ख़तरे से बाहर है और वो अब काफ़ी बेहतर है। रेशमा के ताया ने उसके सर पर प्यार देते हुए कहा कि तुमने सच कहा था कि तुम्हारे अब्बा मुझे देखेंगे तो उनका खून बढ़ेगा और उनको हौसला मिलेगा। तुम ठीक कह रही थी। वो रेशमा के सर पर प्यार देते हुए अपने आंसू साफ करने लगे। तभी डॉक्टर ने रेशमा की माँ को आवाज़ दी और कहा कि मरीज़ आपसे मिलना चाहता है। अब रेशमा अपने ताया, ताई और आर्यन के साथ बाहर बैठी हुई थी। रेशमा की ताई ने रेशमा को काफ़ी अरसे बाद देखा था तो वो इसकी खूबसूरती पर मर मिटी थी। रेशमा की ताई उसे उसकी पढ़ाई के बारे में मालूमात लेने लगी। कुछ दिन के इलाज के बाद रेशमा के अब्बा घर वापस चले गए थे। अब रेशमा के ताया की फैमिली का इनके घर आना जाना शुरू हो गया था। ताया को देखते देखते बाकी के रिश्तेदार भी उनके घर आने जाने लगे। सबकी इस वाक़े के बाद सुलह सफाई हो गई थी। सब लोग अब पहले की तरह हंसी खुशी एक दूसरे को दिल साफ करके मिलने लगे थे। रेशमा भी बहुत खुश थी। आर्यन की तो खुशी की कोई इंतहा ना थी। आर्यन की तो दिली मुराद पूरी हो गई थी। वो यही चाहता था कि किसी तरह रेशमा के घर के रास्ते उसके लिए खुल जाएं। आर्यन बिला झिझक रेशमा के साथ कॉलेज में भी बातचीत कर लेता और अक्सर घर पर भी अपने चच्चा का पता करने के बहाने आया रहता। कोई नहीं जानता था कि आर्यन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है।
रेशमा के अब्बा अब पहले से काफ़ी बेहतर थे। उसके अब्बा बगैर सहारे के तो चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह का इतना करम हो गया था कि वो सहारा लेकर चलने लगे थे। इसी दौरान रेशमा की पुप्पो की बेटी की शादी का कार्ड आया। रेशमा के अब्बा ने अपनी बीवी से कहा कि तुम और रेशमा शादी अटेंड कर लेना। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, तो मैं कहाँ दूसरे शहर जाकर सबको परेशान करता फिरूंगा। रेशमा की अम्मा और रेशमा चौधरी इम्तियाज़ के बगैर शादी अटेंड करने पर रजामंद नहीं थी। तभी सबके बहुत इसरार करने की वजह से रेशमा के अब्बा ने भी जाने का फैसला किया। सब लोग मिलजुल कर शादी के लिए निकले। शादी वाले घर सब लोग हल्ला गुल्ला करते दिखाई दे रहे थे। तभी रेशमा ने महसूस किया कि जैसे आर्यान उसे नज़र बचा बचा कर देखता है। रेशमा को ये बात बिल्कुल पसंद ना थी। उसने इस बात को बहुत दफ़ा नज़रअंदाज किया था, लेकिन आज तो आर्यान ने देखने की हद ही ख़त्म कर दी। आर्यान का बेजा रेशमा को घूरे जाना इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शादी का दिन था। सब कज़न एक कमरे में बैठे मौज मस्ती कर रहे थे। कमरे में आर्यान मुसलसल रेशमा को देखे जा रहा था। उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे रेशमा बहुत अच्छे से महसूस कर सकती थी। उसने सबके बीच बैठे आर्यान को बहुत बुरी तरह से झाड़ा। उसने आर्यान से कहा कि तुम मुझे खा जाने वाली नज़रों से क्यों देख रहे हो। सब लोग रेशमा का गुस्सा देखकर हैरान हो गए थे। तभी रेशमा ने सबको मुखातिब करते हुए कहा कि इसकी नज़र मुझ पर ठीक नहीं, आर्यान मुझ पर बुरी नज़र रखता है। जब रेशमा ने ये बात बोली तो सब कज़न रेशमा को हैरान नज़रों से देखने लगे और कहने लगे ऐसी कोई बात मुंह से मत निकालो जिससे रिश्तों में फिर दूरियां पैदा हों। पहले ही इतने अरसे के बाद सब मिलजुल कर बैठे हैं और अब तुम इस तरह की बात करके रिश्तों में दोबारा से दूरियां पैदा कर दोगी। सबकी बात सुनते हुए रेशमा ने जवाब दिया कि मेरी नज़रें गलत महसूस नहीं कर रही। आर्यान की नज़र मुझ पर ठीक नहीं है और ये एक हकीकत है, चाहे आप लोग इसको माने या ना माने। उनके दरमियान बहुत बहस व मुबाहिसा हुआ। उसने कहा कि आर्यान की नज़र मुझ पर और मेरी जायदाद पर है। ये बात सुनते हुए आर्यान को बेहद गुस्सा आ गया और आर्यान बिना कुछ कहे कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार झटके से मारते हुए कमरे से बाहर चला गया। वहाँ बैठे सब लोगों ने रेशमा को लान तान करते हुए कहा कि ये अच्छी बात नहीं। सब उसे बताने लगे कि बचपन में तुम दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें आर्यान अच्छा नहीं लगता। तभी एक कज़न ने रेशमा को मुखातिब करते हुए कहा कि आर्यान तुम पर जान निछावर करता है और तुम उसके बारे में किस तरह की सोच रखती हो। उसने बताया कि आर्यान तुमसे मोहब्बत करता है और यही वजह है कि वो तुम्हें नज़र भर भर के देखता रहता था, लेकिन तुमने तो उसकी मोहब्बत की कदर ही ना की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद रेशमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और जैसे ही रेशमा आर्यान से सॉरी करने बाहर निकली तो आर्यान उसे कहीं पर भी दिखाई ना दिया। वो हर एक से आर्यान के बारे में पूछने लगी, लेकिन उसे आर्यान कहीं पर भी नज़र ना आया। तभी परेशान होकर उसने अपनी ताई अम्मा से आर्यान के बारे में जानना चाहा। जैसे ही उसने अपनी ताई से आर्यान के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आर्यान तो किसी ज़रूरी काम की वजह से वापस गुजरात जा चुका है। रेशमा को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। अब उसे किसी भी पल सुकून नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि उसे आर्यान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेशमा पछता रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि आर्यान सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर वापस जा चुका था। रेशमा को आर्यान की याद सताने लगी। उसका दिल शादी में किसी सूरत नहीं लग रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वो जल्दी से वापस चली जाए और जाते ही आर्यान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, मगर शादी का फंक्शन गुजारे बगैर अब उसका वापस जाना नामुमकिन था। सब्र करते हुए जैसे तैसे करके रेशमा ने शादी का फंक्शन गुजारा। 3 दिन शादी का फंक्शन गुजारने के बाद रेशमा ने अपने अब्बा से कहा कि हमें अब घर चलना चाहिए। सब लोग हैरान थे कि रेशमा ने
अचानक से घर जाने की जिद लगा ली थी, क्योंकि रेशमा के अब्बा उसकी कोई बात नहीं टालते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बहन से इजाज़त लेते हुए अपने घर जाने की तैयारी की। कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद रेशमा अपने घर पहुंच गई थी। अब रात हो चुकी थी और वो अभी आर्यान से नहीं मिल सकती थी। ये रात रेशमा पर बहुत भारी थी। वो बेसब्री से सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। उसका जी चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो और वो आर्यान से मिलकर अपने किए गए सलूक की माफ़ी मांग सके। अगले ही दिन सुबह होते ही रेशमा ने कॉलेज जाने में ज़रा बराबर भी देर न की और कॉलेज जाने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही रेशमा कॉलेज पहुंची तो उसे आर्यान कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो उसे इधर उधर ढूंढ रही थी, मगर पूरे कॉलेज में उसे आर्यान कहीं पर भी दिखाई ना दिया। रेशमा कॉलेज के बाहर खड़ी किसी टैक्सी वाले का इंतज़ार कर रही थी। वो टैक्सी के ज़रिए अपने ताया के घर जाना चाहती थी। वो आज ही आर्यान से मिलकर हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। उसकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। वो आंसुओं से रो रही थी और किसी टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक से उसके सर पर ज़ोरदार ज़रब लगी, जिसकी वजह से रेशमा वहीं पर बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद पाया। वो घबराई सहमी कमरे की अंधेरी दीवारों को गौर से देख रही थी। वो पहचानने की कोशिश कर रही थी कि वो किस जगह मौजूद है। उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे। रेशमा याद करने लगी कि वो तो कॉलेज के बाहर टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी कि तभी उसके सर पर एक ज़ोरदार चीज़ से वार किया गया था। रेशमा ने जैसे ही अपने सर को हाथ लगाया तो उसे तकलीफ़ का एहसास हो रहा था। उसे याद आया कि उसके सर पर किसी चीज़ से ज़रब लगाई गई थी। तभी वो खौफ के मारे इधर उधर देखने लगी। अभी वो ठीक से संभली भी नहीं थी कि एक खौफनाक और रोबदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो गौर से सुनने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आई है। उस आवाज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। गुस्से भरी आवाज़ से कोई उससे किसी चीज़ का मुतालबा कर रहा था। इसे ठीक से कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि तभी अचानक से एक ज़ोरदार ठोकर से कमरे का दरवाज़ा खुला। जैसे ही इसने दरवाजे की तरफ देखा, अंधेरे में एक लंबा चौड़ा इंसान खड़ा था। उसका चेहरा ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। खौफ के मारे उसकी आवाज़ हलक में ही कहीं अटक कर रह गई थी। वो लरसती हुई आवाज़ में पूछने लगी कि कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। तभी अचानक से अंधेरे कमरे में उजाला होता दिखाई दिया और किसी ने रेशमा से कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानती? रेशमा ने अपना मुंह घुटनों में छुपा कर रखा था। जैसे ही उसने मुंह ऊपर करके दरवाजे की जानिब देखा तो उसके सर पर जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो सामने खड़े आदमी को देखकर हैरान रह गई थी। वो कोई और नहीं, इसका अपना कज़न आर्यान था। वो आर्यान को हैरानगी से देख रही थी। इससे पहले कि रेशमा उससे कोई सवाल करती, वो एक खाने की थाली रेशमा के आगे फेंकते हुए उसके हाथ खोलने लगा। आर्यान ने उसके हाथ खोल दिए थे और उसे कहने लगा, ये खाना खा लो। रेशमा एक गहरे सदमे में थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार आर्यान का इसे इस तरह यहाँ कैद करके पीछे लाने का क्या मकसद है। वो हैरान होकर आर्यान का मुंह तक रही थी। आर्यान उसे खाना देते हुए कमरे का दरवाज़ा दोबारा से लॉक करके बाहर जाने लगा। तभी रेशमा ने चीखते हुए आर्यान को आवाज़ दी और कहा कि मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हो? मेरी बात सुनो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। रेशमा बेबसी में सिर्फ छोड़ने और जाने की रट लगाए हुए थी, लेकिन आर्यान ने उसकी एक भी आवाज़ ना सुनी। उसे कोई जवाब ना देते हुए वो कमरे से चला गया था। रेशमा ने कभी नहीं सोचा था कि आर्यान इतनी सख्ती से उसके साथ पेश आएगा। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्यान को हुआ क्या है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब आर्यान वापस ना आया, रेशमा रो रही थी।
वो खाने की तरफ देखते हुए कुछ सोच रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन का दिया हुआ ये जहर वो खाए या छोड़ दे। उसने खाने की थाली को हटाकर पीछे रख दिया। रेशमा अभी तक ये नहीं समझ पाई थी कि आखिरकार आर्यन उसके साथ ये क्यों कर रहा है। वो बेसब्री से आर्यन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आर्यन वापस नहीं आया था। रेशमा ज़ारो कतार रोने लगी। वो अपने अम्मा अब्बा को याद करते हुए रो रही थी। वो उस वक्त को कोस रही थी जब वो टैक्सी के लिए बाहर इंतजार कर रही थी। वो अपने दिल में आर्यन को बुरा भला कह रही थी और उस कज़न के बारे में सोच रही थी जिसने आर्यन के बारे में रेशमा को बताया था। रेशमा उसकी बताई हुई बातों के बारे में सोच कर रो रही थी और दिल ही दिल में कह रही थी कि क्या ये मोहब्बत होती है, कि इसका नाम मोहब्बत है। अगर आर्यन को ऐसी मोहब्बत मुझसे थी तो मेरा उसके बारे में ख्याल गलत नहीं था। आर्यन की नज़र वाकई मुझ पर और मेरी दौलत पर है। रेशमा खुद से ही बातें किए जा रही थी, लेकिन अफसोस उसे किसी बात का जवाब नहीं मिल रहा था। रोते रोते न जाने रेशमा की कब आंख लग गई, उसे मालूम ही ना हुआ। शाम होते ही जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने बिल्कुल करीब आर्यन को बैठे पाया, जो इसे मुसलसल ठोड़ी के नीचे हाथ रखे देख रहा था। रेशमा उसे देखकर बहुत घबरा गई थी। डर के मारे वो कुछ पीछे हटी और कहने लगी कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? आखिर तुम क्या चाहते हो? आर्यन सनसनीखेज मुस्कुराहट से उसे देखे जा रहा था। रेशमा ने रोते हुए आर्यन से कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो उस दिन तुम्हारे साथ किए गए सलूक की माफ़ी मांगने के लिए कॉलेज गई थी। मुझे तुम नहीं मिले तो मैं तो तुम्हारे घर आने वाली थी। मुझे क्या मालूम था कि तुम अपने दिल में मेरे लिए इतना जहर लिए बैठे हो। रेशमा की बेबसी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आर्यन कहने लगा, तुमने सुबह का खाना नहीं खाया? रेशमा रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, खुदा के लिए मुझे घर जाने दो। मेरी माँ और मेरे अब्बा पर तरस खाओ। मेरी गैर मौजूदगी में पता नहीं उनका क्या हाल होगा। मेरे अब्बा तो जीते जी मर जाएंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। आर्यन ने उसके आगे एक नई खाने की प्लेट रखते हुए कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पहले तुम ये खाना खा लो। रेशमा को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। रेशमा ने कहा कि मुझे तुम्हारा दिया खाना नहीं खाना, मैं अपने घर जाकर ही खाना खाऊंगी। तभी आर्यन ने बेहद गुस्से में रेशमा की तरफ एक फाइल फेंकते हुए कहा कि लो, इस पर साइन कर दो। रेशमा ने फाइल की तरफ देखते हुए कहा कि ये क्या है? आर्यन ने रेशमा से गुस्से भरी आवाज में कहा, ये तुम्हारी जायदाद के पेपर्स हैं। इन पेपर्स पर साइन करो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। रेशमा आर्यन की बातें सुनकर दंग रह गई थी। वो गुस्से से आर्यन से कहने लगी कि अगर मैं इन पेपर्स पर साइन ना करूं तो। आर्यन सनसनीखेज मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा और उससे कहने लगा, अगर तुम साइन नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे साथ अकेले ही इस तय खाने में उम्र भर रहना होगा। रेशमा बेहद डर गई थी। रेशमा ने आर्यन से कहा कि मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानती हूं कि तुम्हारा मकसद क्या है। मैं कभी भी इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी। तभी उसने कहकहा लगाते हुए रेशमा से कहा कि तुमने ही तो परसों पूरे खानदान के सामने बैठकर ये बात बोली थी कि मेरी नज़र तुम पर ख़राब है और मैं तुम्हारी जायदाद पर नज़र रखे बैठा हूँ। अब मैं ये बात सच साबित करना चाहता हूँ। तुम इन पर साइन कर दोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम इन पर साइन नहीं करोगी तो तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहोगी। आर्यन उसकी गालों को सहलाते हुए कह रहा था। रेशमा आर्यन की धमकियों से बहुत खौफजदा हो गई थी।
वो फूट फूट कर रोने लगी और चीखते हुए आर्यान से कहने लगी कि मेरे अब्बा को जब तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें जिंदा जला देंगे। आर्यान कह कहे लगाते हुए मजीद उसके गुस्से को बढ़ावा दे रहा था और उससे कहने लगा, तुम्हारे अब्बा को खबर होगी तो ही वो मुझे जिंदा जलाएंगे ना। उस वक्त रेशमा खुद को बेबस महसूस कर रही थी। वो बेयारो मददगार आर्यान की मिन्नत समाजत करने में लगी हुई थी, लेकिन आर्यान को उसके किसी एक आंसू की भी परवाह न थी। वो इसे मुसलसल धमकाए जा रहा था। रेशमा के आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे, मगर आर्यान सख्त दिल लिए उसके ऊपर जुल्म पर जुल्म ढाए जा रहा था। उसकी बातें तीर की तरह रेशमा का सीना चीर रही थी। तभी आर्यान के मोबाइल पर किसी की कॉल आई। आर्यान कॉल पर किसी से कह रहा था कि आप बेफिक्र रहें, मैं रेशमा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि रेशमा जल्द ही आपके पास होगी। जब रेशमा ने ये सारी बात सुनी तो एकदम से रेशमा ने चीखने की कोशिश की। आर्यान उसके करीब बैठा उसका मुंह जोर से दबाने लगा था। आर्यान ने बात करते हुए फ़ोन काटा और एक जोरदार थप्पड़ रेशमा के मुंह पर दे मारा। अब रेशमा की हिम्मत टूट चुकी थी। रेशमा समझ चुकी थी कि अब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। वो जान चुकी थी कि आर्यान अब उसका क्या हश्र करेगा। वो मुसलसल रोए जा रही थी। तभी आर्यान ने उन पेपर्स को रेशमा के आगे रखा और कहा कि इन पेपर्स पर साइन करो। रेशमा आर्यान से कहने लगी, मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं घर जाकर तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। आर्यान ने रेशमा से कहा कि तुम सिर्फ इन पेपर्स पर साइन करो, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। रेशमा ने जल्दी से पेपर्स पकड़े और उन पर साइन करने लगी। आर्यान ने कहा, क्या तुम ये पेपर्स पढ़ोगी नहीं? रेशमा की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपनी आंखें मलते हुए आर्यान की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लगा दी है। अब तुम खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। रेशमा का इतना कहना था कि आर्यान फूट फूट कर रोने लगा। वो इसके कदमों में बैठ गया और इससे कहने लगा, तुमने मुझ पर कितना गंदा इल्ज़ाम लगाया था। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र नहीं आई? क्या तुम्हें मेरी आंखों में मेरी तड़प नज़र नहीं आई थी? मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुमने मेरी मोहब्बत का 4 बंदों के दरमियान तमाशा बना दिया। मेरी इज्जत का जनाजा निकालते हुए तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रखता हूँ। आर्यान आंसुओं के साथ रो रहा था। रेशमा उसे हैरान देख रही थी। तभी आर्यान ने उसके पांव खोले और उससे कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो, इससे पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग जाए। चली जाओ यहाँ से। वो चीख कर रेशमा से बोल रहा था। रेशमा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ पाती। आर्यान ने साइन किए हुए पेपर्स भी रेशमा के हाथ में थमाए और उसे कहा कि चल ही जाओ यहाँ से। रेशमा जैसे ही उठकर चलने लगी तो रेशमा के पांव जख्मी थे। उसके पांव से खून बह रहा था। आर्यान ने जब रेशमा के पांव से निकलते खून को देखा तो उसकी जान हथेली पर आ गई। वो फौरन से रेशमा को सहारा देते हुए कुर्सी पर बैठाने लगा और जल्दी से उसके पांव को देखते हुए उसके पांव की मरहम पट्टी का सामान ढूंढने लगा। आर्यान का उसके लिए इतना परेशान होना रेशमा को हैरान कर रहा था। आर्यान ने जल्दी से मेडिसिन वाला बॉक्स ढूंढा और रुई निकालते हुए रेशमा के जख्मों को साफ करने लगा। साफ करने के बाद उसने बहुत अच्छे तरीके से रेशमा के पांव पर पट्टी बांधी और उसे कहा कि चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। वो रेशमा को सहारा देता हुआ गाड़ी तक ले गया। गाड़ी में बिठाते हुए उसने रेशमा के हाथ से वो फाइल पकड़ी और उस फाइल को रेशमा के सामने आग लगा दी। फाइल जलकर राख हो चुकी थी। रेशमा मुसलसल रोए जा रही थी। आर्यान ने गाड़ी में बैठते ही रेशमा के आंसू साफ किए
और कहने लगा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो फाइल बिल्कुल खाली थी और मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। मैं गुस्से में था और ये सब कर गुजरा। तुम चाहो तो चचा जान को सब कुछ सच सच बता सकती हो। मैं अपने किए की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। रेशमा ने चुपचाप आर्यन की सारी गुफ्तगू सुनी और उसके बाद अचानक से आर्यन का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहने लगी, तुमने ये सब क्यों किया? मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन जो तुमने मेरे लिए किया है उसे मैं कभी भुला नहीं सकती। आर्यन हैरान होकर रेशमा की तरफ देख रहा था। रेशमा ने आर्यन से कहा कि जो तड़प और मोहब्बत मैंने आज तुम्हारी आंखों में देखी है, काश कि ये मोहब्बत और तड़प मुझे पहले दिखाई दे देती तो मैं कभी तुम पर इतना घटिया इल्ज़ाम ना लगाती। रेशमा रोने लगी और आर्यन से हाथ जोड़कर अपने किए गए सलूक की माफ़ी मांगने लगी। आर्यन ने रेशमा को दिल से माफ़ कर दिया था। आर्यन ने उसके आंसू साफ किए और कहा कि अपनी हालत सुधार लो, तुम्हें चचा जान ऐसे देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम मुझे मिल गई हो और मैं तुम्हें लेकर घर वापस आ रहा हूँ। रेशमा आर्यन की तरफ हैरान होकर देख रही थी। आर्यन ने कहा, मैंने उन्हें बताया है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से तुम किसी हॉस्पिटल में थी और किसी को इस बात के बारे में इल्म नहीं था। दोनों घर पहुंचे तो घर वाले दोनों को देखकर बेहद खुश थे। रेशमा की ऐसी हालत देखकर रेशमा के अब्बा और अम्मा तड़प कर रह गए थे। तभी रेशमा ने सब घर वालों के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि अगर आर्यन आज ना होता तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने जिंदा ना खड़ी होती। सब लोग रेशमा की बात सुनकर हैरान हो गए थे, क्योंकि सबको तो यही पता था कि रेशमा का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन रेशमा ने सबको बताया कि मुझे किसी ने कैद कर लिया था और मुझे किसी ने कैद करके तय खाने में बंद किया हुआ था। मैं नहीं जानती कि वो कौन था, ना ही मैंने उसे देखा था और ना ही वो मेरे सामने आया था। आर्यन ने मुझे इस कैद से आज़ादी दिलवाई। सब आर्यन की तरफ खुश होकर देख रहे थे। हर कोई आर्यन की तारीफ करता दिखाई दे रहा था। तभी रेशमा ने कहा कि अगर किसी को एतराज़ ना हो और आर्यन की रजामंदी हो तो अब्बा, मैं आर्यन के साथ शादी करना चाहती हूँ। ये एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर हर बंदा हैरान था। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए रेशमा का हाथ थामा और अपने चचा से कहने लगा, चचा जान, मैं बचपन से ही रेशमा से मोहब्बत करता हूँ और आज अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं इस मौके को कभी भी नहीं गंवाऊंगा। सब घर वाले उन दोनों की मोहब्बत के आगे खुशी का इजहार करते हुए उन दोनों को एक पाकीज़ा बंधन में बांधने का फैसला कर चुके थे। रेशमा और आर्यन की शादी बहुत धूमधाम से की गई थी और आज वो दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।